Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today we are going to read a poem written by Percy Bysshe Shelley, and that is England 1819. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन डेट क्या है. पर्सी बिस्सी शैली सबको पता है, रोमांटिक है, रोमांटिक राइटर है. ठीक है, रोमांटिक राइटर. एक मिनट मैं दूसरे कलर का ले लूँ पेंसिल. ठीक है, तो रोमांटिक राइटर हैं पर्सी बिशी शैली, जिनको हम कहते हैं पीबी शैली. अगर इंग्लैंड 1819 की बात करें तो ये पोयम कंपोज्ड ही होती है 1819 में. यानी कि इंग्लैंड 1819 में इंग्लैंड की सिचुएशन क्या है उसी इसी टॉपिक पे शैली ने लिखा है इस पोयम को. ठीक है, पब्लिश ये होती है 1839 में. ठीक है, 1839 में इनकी जो वाइफ थी वो एक कलेक्शन लेके आई थी जिसका नाम था दी पोइटिकल वर्क्स ऑफ पीबी शैली. ठीक है, उसका कलेक्शन का नाम था, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दी पोइटिकल. मैं अगर स्क्रीन पे ना दिख रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे. दी पोइटिकल वर्क्स. ठीक है, दी पोइटिकल वर्क्स ऑफ, पूरा नाम रहेगा पर्सी बिशी शैली. ठीक है, एक ये एंथोलॉजी पब्लिश करवाया था इनकी वाइफ ने, जिनका नाम था मेरी शैली. ठीक है, मेरी शैली 1839 में उसी वक्त ये उसी एंथोलॉजी में ये पोएम आई थी इंग्लैंड 1819. ठीक है, देखिए ये जो पोएम है वो क्या है, वो है सोनेट. ठीक है, ये इन नहीं है, इसको ऐसे कर देंगे. ठीक है, टाइटल पूरा है इंग्लैंड 1819. ये जो पोयम है ये है एक सोनेट. ठीक है, और अगर इसको देखिए आप तो प्रोटेस्ट पोयम है. इस पोयम में शैली प्रोटेस्ट करते हैं. किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, और आपको पता है कि सोनेट होती है तो कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन्स. ठीक है, 14 लाइन्स होती है. एंड ये जो पोयम है ये उस समय के किंग थे. ठीक है, उस समय के किंग थे जॉर्ज थर्ड. कौन थे? जॉर्ज थर्ड. ये एक ओल्ड किंग थे जो कि मेंटली इल थे, दिमागी रूप से सही स्टेबल नहीं थे. उन पे अटैक करते हैं, उनकी जो रूलिंग है उस पे अटैक करते हैं. वो जिस हिसाब से इंग्लैंड को रूल कर रहे हैं उस पे अटैक करते हैं पीबी शैली. ठीक है, तो ये जॉर्ज थर्ड पे अटैक है और इसको एक प्रोटेस्ट पोएम कहते हैं. और उस समय जो 1819 में इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी. पॉलिटिकल बहुत करप्शन था, पॉवर्टी थी, पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही थी. ठीक है, और किंग जॉर्ज जो थे एक ओल्ड और मेंटली अनवेल जो थे रूलर थे. उस समय एक पीटरलू मसैकर हुआ था. पीटरलू आपने सुना होगा, पीटरलू मसैकर. ठीक है, पीटरलू मसैकर हुआ था. अब ये क्या हुआ था पीटरलू मसैकर में? ये 1819 में हुआ था. ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था. जब जनता प्रोटेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, तो उसको बहुत बुरी तरीके से उसको दबा दिया गया था. बहुत लोग मरे थे, इंजर्ड हुए थे. इसी पीटरलू मसैकर से दुखी होके अपने पोएम के माध्यम से पीबी शैली प्रोटेस्ट करते हैं. देखिए जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें शैली है सिलेबस में, पीबी शैली. तो ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. वैसे तो शैली हैं तो सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, बट हम कैसे चूज़ करते हैं? ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, बट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे चुनते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर अलग अलग एग्जाम के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो पोएम होती है वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप. तो ये जो इंग्लैंड 1819 है ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है. तो इसलिए ये पोएम पीजीटी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इंग्लैंड 1819. चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि लाइन बाय लाइन हम इसको देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या. एन ओल्ड मैड ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग. सीधे सीधे पहले ही लाइन में अटैक. शैली क्रांतिकारी विचार के थे और ये जाने ही जाते थे अपने इस अटैकिंग बिहेवियर के लिए, अटैकिंग आइडियोलॉजी के लिए. ठीक है, तो वो जॉर्ज थर्ड को कह रहे हैं कि एन ओल्ड मैन. कोई अगर एग्जाम में पूछ दिया या कहीं भी कि ये ओल्ड मैन कौन है, तो ये है जॉर्ज थर्ड. यहाँ पे हैं जो जॉर्ज थर्ड, कि ये जो एन ओल्ड मैन, ये जो ओल्ड, बुढ़ा, मैड, मेंटली अनवेल, मेंटली अनस्टेबल, ब्लाइंड,
ब्लाइंड तो वैसे तो मान लीजिए कि जो देख नहीं पा रहा है उसको ब्लाइंड कहते हैं, बट यहाँ पे जॉर्ज थर्ड सिंबॉलिकली ब्लाइंड है, यानी कि वो इंसान की सफरिंग को, उनके दुख को, करप्शन को अपने राज्य में देख नहीं पा रहे हैं। ही इज ब्लाइंड टू द सफरिंग ऑफ पीपल, ही इज ब्लाइंड टू द करप्शन इन हिज स्टेट, ठीक है, इसलिए उनको ब्लाइंड कहा है। डिस्पाइस्ड मतलब होता है हेटेड, जिससे लोग नफरत करें, तो जॉर्ज थर्ड से शली कहते हैं कि लोग नफरत करते हैं। एंड डाइंग किंग, बुढ़े हो चुके हैं, मरने के कगार पे हैं, ठीक है। एन ओल्ड मैड ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग, देख रहे हैं कितने भयंकर भयंकर वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये किसको कह रहे हैं? जॉर्ज थर्ड को कह रहे हैं। प्रिंसेस, यहाँ पे प्रिंस मतलब जो राजकुमार हैं, जो ये जो किंग हैं उनके जो वंशज हैं। तो प्रिंसेस द ड्रेक्स ऑफ देयर डल रेस, ड्रेक्स मतलब होता है कि लेफ्ट यूजलेस पार्ट, किसी भी चीज़ का जो सबसे बेकार हिस्सा होता है, जो किसी काम का नहीं होता, उसको कहते हैं ड्रेक्स। तो ये जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, ये एकदम सबसे बेकार हैं ऑफ देयर डल रेस, ये जो ये राजाओं की जो डल रेस चल रही है, जो किंग की जो डल रेस चल रही है, उनके सबसे बेकार उनका उस रेस का सबसे बेकार पार्ट क्या है कि उनके जो प्रिंसेस हैं, जो राजकुमार हैं, हु फ्लो थ्रो पब्लिक स्कॉन, जो कि रहते हैं, फ्लो मतलब बने रहते हैं किस में? पब्लिक स्कॉन, लोगों के गुस्से में, ठीक है। तो ये जो प्रिंस हैं, जो किंग्स हैं, इनको पब्लिक हमेशा गुस्से से देखती है। स्कॉन मतलब गुस्सा। मड फ्रॉम मडी स्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक मेटाफर है इसमें, ठीक है। मेटाफर कैसे मेटाफर है? मड फ्रॉम अ मडी स्प्रिंग, जैसे ये जो प्रिंस हैं, ये कैसे हैं? ये लोग मड के समान हैं। प्रिंस आर लाइक मड, लाइक डर्ट, गंदगी के समान है। फ्रॉम अ मडी स्प्रिंग, जो कि किसी गंदे सोर्स से निकल के आते हैं, कि मड मतलब जो गंदगी है, फ्रॉम अ मडी स्प्रिंग, किसी एक मड से भरे हुए स्प्रिंग से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारी गंदगी है, और उसमें से जो मान लीजिए उसमें से कुछ अगर निकल के आ रहा है तो भी तो गंदा ही है। मान लीजिए कि बहुत कीचड़ है, बहुत गंदगी है, कहीं पे बहुत बेकार सी स्मेल आ रही है, सब कुछ सड़न गलन है, बहुत गंदा है, हवा बह रही है, तो हवा जब वहाँ से गुजर के आएगी तो वो जो हवा वहाँ से गुजरेगी वो भी तो गंदी हो जाएगी। वैसे ही ये जो प्रिंस हैं, इनका सोर्स, इनका पूरा रेस जो इतना गंदा है, इतना मडी है, उससे ये प्रिंस निकल के आ रहे हैं। तो ये भी दे आर लाइक मड, दे आर लाइक डर्ट कमिंग फ्रॉम द डर्टी सोर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं पीबी शेली। रूलर्स हु नीदर सी नॉर फील नॉर नो, ये जो रूलर्स हैं, ये 1819 की बात कर रहे हैं, उस वक्त के गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेटेड हैं पीबी शेली, और कह रहे हैं कि जो रूलर्स हैं, जो राज कर रहे हैं, हु नीदर सी, ये कुछ देखते ही नहीं, ना ही फील करते हैं, और ना ही कुछ जानते हैं। आप लोग रिलेट कर पाएंगे इसको, कि जो रूलर्स हैं वो कुछ नहीं देखते, लोगों के सफरिंग, लोगों की प्रॉब्लम्स, करप्शन, कुछ नहीं देखते। नॉर फील, और ना ही ये फील करते हैं किसकी? अपनी जनता की भावनाओं की, अपनी जनता के दुख को फील नहीं करते। नॉर नो, और इन्हें पता भी नहीं कि जनता किस सिचुएशन से गुजर रही है ना, उसके दुखों का अंदाजा ही नहीं है सिंहासन पे बैठे लोगों को, ठीक है। बट लेकिन ये कैसे हैं? लीच लाइक, ये लीच के जैसे हैं, जोंक के जैसे हैं। टू देयर फेंटिंग कंट्री क्लिंग, फेंटिंग मतलब किसी को इतना, जब आप किसी को बहुत सता देते हैं ना, तो बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर, जैसे लगता है ना बेहोश टाइप का हो चुका है, उसमें जान नहीं बची है प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसी इनकी कंट्री हो चुकी है, फेंटिंग कंट्री, वीक कंट्री, अनकॉन्शियस कंट्री हो चुकी है। कंट्री मतलब कंट्री के लोग, ठीक है। तो लीच लाइक टू देयर फेंटिंग कंट्री, तो ये कैसे हो गए हैं कि ये जो है मतलब जोंक के जैसे अपने वीक कंट्री के लोगों में चिपके हुए हैं, उनका खून पी रहे हैं। क्लिंग मतलब होता है किसी चीज़ को कस के पकड़ना। ये लोग जनता को, जो कि एकदम वीक हो चुकी है, उसको अभी भी एकदम कस के पकड़े हुए हैं, उसकी जान नहीं छोड़ रहे हैं। टिल दे ड्रॉप, अब ब्लाइंड इन ब्लड विदाउट अ ब्लो, बहुत पावरफुल लाइन है। कह रहे हैं पीबी शेली कि फेट जो है बहुत स्ट्रांग चीज़ होती है, और इनका जो फाल है, ये जो रूलर्स हैं, जो करप्टेड हैं, इनका फाल जो है वो निश्चित है। कैसे? टिल दे ड्रॉप, ये इतने कस के पकड़े हुए हैं, जनता को चूस रहे हैं, जनता को एकदम सता रहे हैं। टिल दे ड्रॉप, जब तक ये गिर नहीं जाते, ये गिरेंगे। ब्लाइंड इन ब्लड,
क्यों? क्योंकि ये वायलेशन में अंधे हो चुके हैं, खून से सने हुए हैं ये लोग, एकदम चारों तरफ इनको खून ही खून, खून मतलब वायलेशन, सॉरी वायलेंस, तो ये लोग वायलेंस से भरे पड़े हैं। और ये लोग इतने, वायलेंस ही इनको ख़त्म करेगा, ये लोग वायलेंस चाहते हैं और यही वायलेंस एक दिन इनको ख़त्म करेगा। तो ये लोग ख़त्म होंगे, बट अगर जोक के सेंस में यूज़ किया जाए तो जोक गिर जाएगी, जोक का गिरना ही उसका फाल है। और ये लोग जो हैं, जो रूलर्स हैं, ये इतनी वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, ये लोग ब्लाइंड, अंधे हो चुके हैं वायलेंस में, लेकिन ये लोग भी एक दिन गिरेंगे विदाउट अ ब्लो। इनको किसी ब्लो की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप गिरेंगे, ये अपने वायलेंस में, ये अपने ही मतलब जो ये बेकार के जो नियम लेके आते हैं, जिस इस तरह के हेट करप्शन फैला रखे हैं, ये लोग खुद अपने आप गिरेंगे, इनको किसी ब्लो की ज़रूरत नहीं है। अ पीपल स्टार्व्ड स्टैब्ड इन द अनटिल्ड फील्ड। ठीक है, अ पीपल मतलब कि जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं कैसे हो गए हैं? स्टार्व्ड, भूखों मर रहे हैं, एंड स्टैब्ड। ठीक है, स्टैब्ड का मतलब वैसे तो होता है कि किसी को पीछे से छुरा घोंपना, ठीक है, मार देना। तो ये जो लोग हैं वो भूखों मर रहे हैं, स्टैब्ड, उन्हें मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, इन द अनटिल्ड फील्ड। और जो ज़मीनें उनके पास बची हैं वो कैसी हैं? अनटिल्ड, इनफर्टाइल, उसमें खेती नहीं हो सकती, ऐसी ज़मीनें बची हैं, यानी कि अच्छी ज़मीनों को बहुत दोहन हुआ है। ठीक है, और जो ज़मीनें किसानों के पास बची हैं उसमें अब खेती हो नहीं पा रही है, इसलिए वो भूखों मर रहे हैं। तो ऐसी लोगों की हालत है वहाँ पे। ठीक, एन आर्मी, और आर्मी कैसी हो गई है इंग्लैंड की? होम लिबर्टी साइड एंड प्रे। लिबर्टी साइड, साइड मतलब होता है किलिंग ऑफ समथिंग, लिबर्टी, लिबर्टी को किल करने वाला। आर्मी जिसको माना जाता है कि वो नियम कानून की रक्षा करती है और पीसफुल इन्वायरमेंट बनाती है समाज में, देश में, वही आर्मी लिबर्टी साइड हो गई है, वो लोगों की लिबर्टी को किल कर रही है, डिक्टेटरशिप आ गया है। एंड प्रे, तो देखिए प्रे का मतलब होता है किसी चीज़ को, कि हंटिंग, किसी चीज़ को मारना। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो आर्मी हो गई है वो लोगों को प्रे मतलब अपना शिकार बना रही है, मार रही है, और लिबर्टी साइड लोगों की आज़ादी को छीन रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप आ रहा है। ठीक है, मेक्स एज अ टू एज्ड स्वर्ड टू ऑल हु विल्ड। ये जो आर्मी है ये कैसी हो गई है? मेक्स एज टू एज्ड स्वर्ड। ये जो आर्मी है ये टू एज्ड मतलब होता है ना, दो धारी तलवार, इधर भी अगर तलवार दोनों तरफ चलेगी तो अगर चलेगी तो दोनों तरफ खत्म करेगी, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दुश्मन को मारेगी, वो दो धारी तलवार है, वो इधर भी खत्म करेगी। तो ये जो आर्मी है ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जनता को ही अपना निशाना बना रही है, हंट कर रही है और उनके आज़ादी को मार रही है, कहीं ना कहीं ये आर्मी जो है, ये जो रूलर्स हैं उनके लिए भी खतरा का निशान है। ठीक है, यही होता है जब आर्मी रूल करने लगती है तो किसी की नहीं होती। टू एज्ड स्वॉर्ड है, टू ऑल हु विल्ड, विल्ड मतलब जो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, जो फाइट कर रहे हैं, जो रूलर्स हैं, ये इनके लिए भी खतरा है और जनता के लिए खतरा तो है ही। गोल्डन एंड सैंग्विन लॉज, गोल्डन मतलब फ्लैशी, चमकीला, देखने में बड़ा अच्छा सा, एंड सैंग्विन, सैंग्विन मतलब होता है ब्लडी, ब्लडी मतलब जो एकदम खतरनाक हो। तो ये जो रूलर्स हैं ये रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, कैसे? देखने में तो वो गोल्डन रहते हैं, लगता है कि सबका भला हो रहा है, बट वो सैंग्विन, ब्लडी हैं, वो खतरनाक हैं, अंदर से बांटने वाले हैं। विच टेम्प्ट एंड स्ले, ये ऐसे कानून हैं जो पहले तो टेम्प्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आपको ललचाते हैं, लेकिन स्ले मतलब किलिंग। ठीक है, लेकिन अंत में उनका जो नेचर है, ये जो लॉज हैं वो एक दूसरे को किल करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, हत्या, उनका जो नेचर है इन नियमों का वो बहुत खराब है, यानी कि हत्या, हत्या के सेंस में है। ठीक है, रिलीजन क्राइस्टलेस गॉडलेस, जो रिलीजन है वो भगवान के बिना हो गया, क्राइस्टलेस गॉडलेस। जिस तरह का रिलीजन अभी 1819 में इंग्लैंड में फैल रहा है उसमें ना गॉड है ना ही क्राइस्ट है, यानी कि अच्छी चीज़ें नहीं है रिलीजन में। रिलीजन किस लिए बनाया जाता है? कि आप कुछ अच्छा सीखेंगे, आप अच्छा करेंगे लोगों के साथ, आपका अच्छाई में विश्वास होगा, तो ये क्राइस्ट, गॉड उसी को सिंबलाइज करते हैं, बट क्राइस्टलेस हो गया है, गॉडलेस हो गया है, रिलीजन में अच्छाई रही नहीं गई, स्पिरिचुअल जो डिस्कशन है वो रहा ही नहीं। अब बुक सील्ड, रिलीजन कैसा हो गया है? एक बुक के जैसे हो गया है जो कि बंद है, उसको कोई नहीं पढ़ रहा है, ट्रू रिलीजन को कोई समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे शरी जो है वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अब वो चर्च पे, उन्होंने गवर्नमेंट पे अटैक किया, आर्मी पे अटैक किया, और अब रिलीजन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है,
अ सीनेट, एक पार्लियामेंट जो है इस समय का 1819 इंग्लैंड का, इस समय का जो पार्लियामेंट है, सीनेट मतलब होता है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, टाइम्स वर्स्ट स्टैट्यूट, ये जो इस समय का सबसे खराब पार्लियामेंट है, ठीक है। अनरिपील्ड, अन रिपील मतलब होता है वापस किसी चीज़ को खींचना। आप लोग पॉलिटी में वर्ड सुने होंगे कि रिपील हो गया कोई भी कानून, जैसे किसान बिल था वो रिपील हो गया, वो वापस ले लिया गया। बट अनरिपील्ड यानी कि ये जो जो कुछ भी करते हैं, ये जो वर्स्ट पार्लियामेंट है वो रिपील वापस नहीं ली जा रही, ये अभी भी कंटिन्यू चल रही है, ये करप्शन अभी भी चल रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, स्टिल कंटिन्यू, अभी भी चल रहा है। आर ग्रेप्स, ये सब क्या है? ग्रेप्स मतलब होता है डेड सिस्टम, ये सब एकदम मुर्दा मुर्दा सिस्टम हो चुका है, डेड सिस्टम। ये जो है रिलीजन है, आर्मी है, और ये जो चर्च है, ये क्या है? ये जो है वो डेड सिस्टम हो गया, ये मर गए हैं, इनमें कोई जान नहीं बची है। फ्रॉम विच, और इसी आर ग्रेप्स, ये क्या है? ये डेड सिस्टम है, लेकिन इसी डेड सिस्टम से, फ्रॉम विच, इसी डेड सिस्टम से अ ग्लोरियस फैंटम में बर्स्ट, एक ग्लोरियस चमकदार मतलब ग्रेट भव्य, फैंटम मतलब होता है फ्यूचर रिवोल्यूशन, फ्यूचर रिवोल्यूशन, या कोई होप, होप या न्यू स्पिरिट, न्यू स्पिरिट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होप, न्यू स्पिरिट जन्मेगा, बर्स्ट मतलब सब कुछ तोड़ ताड़ के बाहर निकलेगा इसी डेड सिस्टम से। और वो क्या करेगा? टू इल्यूमाइन आवर टेम्पेस्टुअस डे, और वो क्या करेगा? इल्यूमिनाइन मतलब प्रकाशित कर देगा, हमें एक अच्छा मतलब समय देगा, एक हमें अच्छा सिस्टम देगा, ठीक है, एक अच्छा टाइम देगा, उम्मीद देगा। किस चीज़ में? आवर टेम्पेस्टुअस डे, ये जो स्टॉर्मी, टेम्पेस्टुअस मतलब स्टॉर्मी, बैड, ठीक है, ये जो स्टॉर्मी बैड जो टाइम है हमारा, इस चीज़ को इल्यूमाइन कर देगा, ठीक है, उसको अच्छा कर देगा, प्रकाशित कर देगा। तो कहीं ना कहीं एक होप है, पीबी शैली को एक होप दिखा रहे हैं लास्ट में। तो मुझे लगता है कि अब ये हो गया, ये पूरी पोएम थी, और सोनेट है 14 लाइन्स की। देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जो पीबी शैली थे, जो सोनेट है, सोनेट हमेशा जो है वो लव को डिनोट करता है ना, कि लव, इनोसेंस, इसको सेलिब्रेट करता है सोनेट, ठीक है। लेकिन पीबी शैली क्या कर रहे हैं? ये अपने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए सोनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा ही क्रांतिकारी काम करते थे, ठीक। तो इसका जो वो है राइम स्कीम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइम स्कीम। तो 14 लाइन है, इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी ए बी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सी डी और डी सी डी डी। ये राइम स्कीम है, थोड़ा सा चेंज है नीचे वाले सिस्टेम में, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइम स्कीम। मुझे लग रहा है कि मैंने जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बता दी। आप जो पीजीटी वाले हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ लेंगे। छोटी पोएम है, जो छोटी छोटी पोएम्स होती हैं वो आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि हु नोस की शैली से कौन सा क्वेश्चन बने। लंबे पोएम्स तो वैसे भी हम नहीं पढ़ते, बट अगर कोई शॉर्ट पोएम है तो आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल लिटरेरी एकेडमिया।